अनिच्छा से मुझे अमृतसर बीएमएस में प्रवेश लेना पड़ा। आयुर्वेद को उतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद का फेस बहुत ही मेरे लिए स्ट्रेसफुल रहा। आयुर्वेद काफी प्रिमिटिव लगता है आज भी अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन से हम वो चीज मैच नहीं कर पाते। आजकल पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा रहता है, लेकिन शास्त्रोक्त नहीं है। आईटी का जमाना है, हाईटेक, तो अपने आप को अपडेट डेली करते रहना चाहिए। हिंदी और संस्कृत में पढ़ते हैं तो हमारी इंग्लिश एकदम छूट जाती है। हर फील्ड में जिस भी काम में चले जाओगे पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर बनने के लिए से क्या स्किल डेवलप करनी चाहिए? 32 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। स्टूडेंट लाइफ जीने का मौका मिलता है, तो आप क्या अलग करना चाहेंगे? Hey guys, welcome to our channel. Welcome to the episode number 4 of the podcast series. और आज हमारे साथ हैं आयुर्वेद फील्ड के बहुत ही दिग्गज और नॉलेजेबल प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार गखर सर। सर प्रेजेंटली ऋषिकुल कैंपस के कैंपस डायरेक्टर हैं। सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। सर, हमारे व्यूअर्स को काफी इंस्पिरेशन मिलेगी अगर आप अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें कि कैसे आप पहले बीएमएस में आए, फिर कैसे आज यहाँ तक का सफर कि आप कैंपस डायरेक्टर बने। देखिए, मेरा जन्म जालंधर शहर में हुआ। मेरी स्कूलिंग भी वहीं की है और वहां से मैंने प्री मेडिकल डीएवी कॉलेज से करके, और मैंने फिर मुझे जैसे उस समय सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर था कि दो ही कैरियर अच्छे माने जाते थे, इंजीनियरिंग और डॉक्टर। तो मैंने भी मेडिकल के लिए ट्राई किया, लेकिन उसमें नहीं हो पाया। और फिर मुझे अल्टीमेटली मतलब अनिच्छा से मुझे अमृतसर बीएमएस में प्रवेश लेना पड़ा, श्री लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक कॉलेज अमृतसर में। तो दैट वाज नॉट बाय चॉइस बट बाय कंपल्शन। और मैं आयुर्वेद को उतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे। और उस समय ये कोर्स 6.5 साल का होता था, प्री आयुर्वेद, और 5.5 साल टोटल मिला के, इंटर्नशिप वगैरह मिला के 6.5 साल का हुआ करता था। और वह टाइम मैंने बस जस्ट एक टाइम पास किया। दैट वाज नॉट ए कि कोई कैरियर के प्रति सीरियसनेस रही है, कुछ ऐसा नहीं था उसमें। उसके बाद फिर मैंने जयपुर एमडी में एडमिशन मिली। उसके बाद फिर मैं वापस आया पंजाब जालंधर। वहां पर मैंने एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी में जॉब की, और वहां के बाद फिर टीचिंग में चला गया। टीचिंग जालंधर में 13 साल दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में टीचिंग की। उसके बाद 2008 में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो गया एज ए प्रोफेसर। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ये सेकंड टाइम मेरा कैंपस डायरेक्टर का उत्तरदायित्व है। 2 बार मैं रजिस्ट्रार रहा, डीन रहा, परीक्षा नियंत्रक रहा। ये मेरी मतलब जर्नी अभी अनवरत रूप से गतिमान है। जी सर। सर, आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे बीएमएस स्टूडेंट्स हैं जो अपनी मर्जी से नहीं आते हैं, तो आपके टाइम में भी वैसा ही रहा सर? आपने क्या स्ट्रगल फेस किया शुरू में जो लगे कि आज के टाइम में भी वो बच्चे फेस करते हैं? हाँ, मैंने जब बीएमएस कर लिया, मेरे लिए सबसे बड़ा कठिन टाइम ये था कि बीएमएस के बाद मैं मतलब आगे क्या होगा। लोग कैरियर सोचते हैं, कोई जॉब के लिए करते हैं। हमारे टाइम पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम होती थी। तो दैट वाज मतलब नर्सिंग होम में जाते थे हम लोग, लेकिन मैं 2-3 दिन से ज्यादा किसी नर्सिंग होम में टिक नहीं पाया, क्योंकि मेरी जो सोच थी कि हम आयुर्वेद पढ़कर हम कोई और सिस्टम की प्रैक्टिस करें। पढ़ा तो हमें दक्षता उसमें हासिल करनी चाहिए। ये 2-3 महीने का इंटर्नशिप खत्म होने के बाद का फेस बहुत ही मेरे लिए स्ट्रेसफुल रहा। इतने में जयपुर में फॉर्म निकले एमडी के, और ईश्वर की कृपा से मेरी योग्यता नहीं थी उस समय मुझे लगा, और उस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया जिसमें बहुत वास्ट नॉलेज संगीता विभाग में चरक सुश्रुत पढ़ने को मिला। और फिर जयपुर जाकर फिर मेरी जो दिनचर्या बहुत व्यवस्थित हो गई, और हमें ऐसे ऐसे हमने वहां पर देखे आयुर्वेद के चमत्कार कह सकते हैं कि हमें बहुत अच्छा वहां पर उसमें से लाभ मिला। हॉस्पिटल आयुर्वेद कॉलेज के हॉस्पिटल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एपेक्स बॉडी थी, उसमें टॉप मोस्ट मतलब पेशेंट की भीड़ देखी मैंने पहली बार आयुर्वेदिक कॉलेज में। तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन लगी, और वहां पर चरक के हमारे ग्रंथों में ऐसे विद्वान थे, मतलब हम अतुलनीय कह सकते, चलते फिरते तीर्थ थे। तो वो मेरे लिए इंस्पिरेशन का एक सोर्स बने।
तो वहाँ मतलब मैंने अपने आप को फिर आयुर्वेद के साथ असिमिलेट कर लिया, जोड़ लिया। सर आपने बोला कि आप योगी नहीं थे सर, पर हमें तो लगता है कि आपके अंदर इतना नॉलेज आयुर्वेद का कि हमें वो ग्रहण कर ले तो बहुत हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं कि वो ऐसा ना, मेरी एक प्रवृत्ति रही है कि स्वाध्याय डेली आज की एज में भी मैं करता हूँ। कभी मैंने छोड़ा नहीं अध्ययन करना। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन बहुत कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो, अदरवाइज मेरी सेल्फ स्टडी वहाँ चलती रहती है और क्यूरियोसिटी की उसको सीखने की प्रवृत्ति आज तक मेरी बनी हुई है। जी सर, सर वही वही चीज़ है ना कि सर आयुर्वेद काफ़ी प्रिमिटिव लगता है आज भी अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन से हम वो चीज़ मैच नहीं कर पाते। तो सर उसमें कैसे इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं, या फिर हम आज के स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि वो कैसे इस चीज़ को कि आयुर्वेद को भी पढ़ते रहें और आज की जनरेशन के साथ वो उस चीज़ को ला सकें या मॉडर्नाइज कर सकें? देखिए, आयुर्वेद आजकल पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा रहता है, लेकिन शास्त्रोक्त नहीं है, उसमें बहुत सारे शास्त्रोक्त नहीं होते। तो आयुर्वेद को अगर हमें समाज में सरवाइव करना है तो हमें ये चाहिए कि सबसे पहले आयुर्वेद की अच्छी से अच्छी नॉलेज जो कि क्लासिकल टेक्स्ट में है, उसके बिना हमारी गति नहीं है। मतलब सब स्टूडेंट्स को अपने टेक्स्ट थॉरोली पढ़ने चाहिए। दूसरा ये है कि हर व्यक्ति को इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, तभी वो इनको एक्सप्लोर कर पाएगा। और इंग्लिश की नॉलेज आपको इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा सकती है और संस्कृत की नॉलेज एक्सप्लोर करने में आपको सहायता करेगी। और हिंदी, और इसी में मतलब टाइप करना सबको, तीनों में मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप भी सीख लेनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि जो आजकल जैसे आईटी का जमाना है, हाईटेक, तो अपने आप को अपडेट डेली करते रहना चाहिए। मतलब राइट फ्रॉम कंप्यूटर के टाइपिंग से लेकर जितने हमारे पास टूल्स हैं, गूगल है, चैट जीपीटी है, और भी जितना डिजिटलाइजेशन है, पीपीटी हम बनाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमने उस टाइम सीखा और अगर अपडेट नहीं किया तो हम पिछड़ पाएंगे। और अगर इन पॉइंट्स पे अगर हम अपना फोकस कर लें और डेली नॉलेज अपडेट करने के लिए हम डेली अपने आप को सेल्फ स्टडी जरूर रखनी चाहिए। जितने भी जर्नल्स आते हैं इसमें ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, तो उनको कंटिन्यूएशन में पढ़ते रहना चाहिए। ये मतलब बहुत मजा। और अगर बच्चे स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली वो अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएंगे। जी सर, सर आपने वो लैंग्वेज वाली बात एकदम सही बोली कि अगर हम हिंदी और संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो हमारी इंग्लिश एकदम छूट जाती है। तो सर उसको भी हमें नहीं, इंग्लिश को भी साथ में रखना चाहिए, इंग्लिश में भी लिखना रहना चाहिए, कहीं कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज आया हो जो बहुत ही स्ट्रगलफुल रहा हो? क्योंकि आज के टाइम में बच्चे हम एकेडमिक्स कर लेते हैं, लेकिन लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी हमें साथ में, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं और साथ में हम हमारी एज भी हो रही है, तो हमारे साथ काफी कुछ दिक्कतें आती हैं। तो सर आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रगल रहा हो जब आप बहुत डिमोटिवेटिंग फील कर रहे हो? हाँ, डिमोटिवेटिंग मेरा उस टाइम पे था जब आयुर्वेद के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था और वो मैंने करना नहीं चाह रहा था किसी भी नर्सिंग होम में या इस तरह का, क्योंकि मैं आयुर्वेद की नॉलेज लेना चाह रहा था। दैट वाज ए वेरी मतलब एक संघर्ष वाला काल था। लेकिन जैसे ही मतलब कह लो कि गॉड की ब्लेसिंग हो गई, आशीर्वाद मिल गया मुझे, तो जैसे मेरी एडमिशन हो गई पीजी में, तब मैंने आयुर्वेद की एबीसी वहां पर जाके इंटरेस्ट से सीखनी शुरू की और वो मेरे लिए बहुत ही सूथिंग पॉइंट था, मतलब सोलेस था, उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट था। सर तो आज के टाइम में कोई स्टूडेंट अगर एकेडमिक्स के अलावा कि उसे डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए उसे क्या स्किल डेवलप करनी चाहिए? हाँ, एक तो उसको क्लिनिकल नॉलेज, जब तक पहली तो बात ये है कि थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए और उसका जो चश्मा है ना, कि उसकी विजन जो है कि उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये एक बहुत आवश्यक है। मतलब उसको अप्लाइड हम नॉलेज में कैसे देख सकते हैं। और सेकंड जो है संवाद कला, कि आप बहुत ज्ञान आपके पास है लेकिन आप कन्वे नहीं कर पा रहे किसी को, या पेशेंट्स के आप समझ नहीं पा रहे, उसको कन्वे नहीं कर पा रहे और उसका भी नहीं समझ पा रहे, तो ये संवाद कला जो मतलब कन्वर्जेशन है, पब्लिक डीलिंग है, क्योंकि हर फील्ड में जिस भी काम में चले जाओगे पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी। पेशेंट है, पेशेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट टोटली इग्नोरेंट है। वो आप साइंस आपने पढ़ी है, ये विद्या आपने पढ़ी है, लेकिन वो सारे के सारे जो नॉलेज है या वो चाहता है, अगर आप उसको कन्विंस कर सकते हो पेशेंट, क्योंकि बहुत बार अगर नॉलेज में कोई कमी रही और संवाद आपका अच्छा है तो पेशेंट सेटिस्फाई हो जाता है। मतलब पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल जो है अच्छा है। और जहां पर और प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब
उनके इन टच में, क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि अभ्यास नित्य करते रहना चाहिए, है ना। और जो अभ्यास है कि जिसने गुरु के पास रह के दक्षता प्राप्त की है, चिकित्सा कर्म देखे हैं, उनके ऊपर मतलब अप्लाइड एस्पेक्ट पे फोकस करें, हर चीज में अप्लाइड एस्पेक्ट। और हमारे आसपास में जितने एग्जाम्पल्स हैं उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें कि ये दिनचर्या, ऋतुचर्या जैसे लगभग अब वापस आ रहे हैं। बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिनका समाधान हमारे पास ही है। अगर उनके ऊपर भी अच्छी मास्टरी कर ले तो खाली इसी से भी काउंसलिंग करके अपना काम चला सकते हैं, मतलब रेपुटेशन अर्न कर सकते हैं। जी सर, सर वही होता है कि हमें अगर पब्लिक डीलिंग की बात करें तो हमें पेशेंट को वो भरोसा दिलाना पड़ता है कि आयुर्वेद में आके आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो सर पहले हमें वो खुद भी उस पर भरोसा करना चाहिए आयुर्वेद पे। बिल्कुल बिल्कुल, आयुर्वेद तो डेफिनेटली इतना पोटेंशियल है उसमें कि आप मतलब इसको सोचा भी नहीं जा सकता जितना पोटेंशियल है उसमें से। और इतना वास्ट स्टडी में समुंदर है ये, और कुछ मोती आप चुन लो, आप सफल हो जाओगे। आज फिजिकल हेल्थ से ज्यादा हम बात करते हैं कि स्पेशली बीएमएस वालों का मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी नहीं होती है। तो सर मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए भी क्या कर सकते हैं? देखिए उसमें क्या होता है, उसमें अपनी जो दृष्टि है ना उसको चेंज करना चाहिए। एटीट्यूड कहते हैं कि जब सृष्टि को नहीं बदला जा सकता तो दृष्टि बदल लेनी चाहिए, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए ऑलवेज, तब हम उसमें से। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी काम में परफेक्शन चाहिए तो आपको उसको जुनूनी होके, जैसे होता है कि एकदम पड़ जाओ पीछे, वो वैसे काम करना चाहिए। और ये सिद्धांत होता है कि अगर आप कोई वस्तु को पसंद करते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए आप जुनूनी हो जाओ, नहीं कर सकते तो जो मिला उसको दिल से स्वीकार कर लो। ये सबसे बेस्ट मतलब लाइफ का फंडा है, सब फील्ड में ये चलता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बोला है। सर तो अगर आपको आज मौका मिलता है कि आप वापस आपको स्टूडेंट लाइफ जीने का मौका मिलता है तो आप क्या अलग करना चाहेंगे, या आपने अपने टाइम में कोई मिस्टेक की हो स्टूडेंट लाइफ में जो आज आप बच्चों को बताना चाहते हैं कि वो ना करें? देखिए ऐसा है स्टूडेंट लाइफ का, देखो क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, पूरी जिंदगी का नटशेल उसमें सार भाग आ जाता है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसमें से आउटपुट ले सकते। कैसे? मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो खाली मतलब विद्यार्थी नहीं है, वो मेरी सोच, मेरे अनुभव, मेरे सपनों और मेरे विचारों का विस्तार है। मतलब उनकी खुशी में मैं अपनी खुशी देखता हूँ, उनकी उपलब्धियां मुझे मतलब बहुत प्रसन्न करती हैं। और मैं चाहता हूँ जो भी कोई किसी स्टूडेंट की उपलब्धि होती है, मेरे मतलब 32 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और मैं अच्छी अच्छी जगह पर जब जैसे काम कर रहे हैं, और जब उनकी कोई उपलब्धि होती है तो मुझे बहुत मतलब गर्वित होता हूँ। तो वो अपने आप मत को ही मैं समझता हूँ कि मेरी एक्सटेंशन है आगे, वो मेरा ही विस्तार है उसमें से। अच्छा सर, तो हम पॉडकास्ट में लास्ट में आ चुके हैं, तो सर लास्ट क्वेश्चन, आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स देखिए जो हमारे यहाँ आते हैं, इसमें बच्चे आते हैं अगर बीएमएस में, तो उनको ये लगता है कि उनको जो चाहिए था वो मिला नहीं, जो पात्रता थी वो मिली नहीं उसमें से। तो उसलिए ये रखिए कि अगर ईश्वर ने आपको कुछ चीज नहीं दी, किसी चीज से मिस किया है, तो इट मीन्स उससे बेटर चीज कोई आपके लिए रखी होगी, उसमें परेशानी होता है। और सेकंड, जो मिले उसमें से इतनी परफेक्शनिस्ट कर लो कि बाकी सारी चीजें ओवरशैडो हो जाए, मतलब उसमें इतना उत्कृष्टता से आप उसमें मतलब पहुंचो, प्रोफेशन कोई भी हो। और अगर आप उसको सिंसियर, और अगर आप ईमानदारी और अपनी सिंसियरिटी पेशे में रखते हो तो अर्थ और यश बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने आप मिलेगा। जी सर, चलो सही था, मुझे यही लिखा हुआ है। तो सर थैंक यू सो मच, आपने ये कन्वर्सेशन ज्वाइन किया और अपना प्रीशियस टाइम हमको दिया। तो आप लोग का भी थैंक यू ये पॉडकास्ट देखने के लिए। तो आपको एक कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।